हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जेके बाई के सिंह में। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिन्हें में हम एक नए अंदाज में जानने का प्रयास करेंगे। तो ये है राजस्थान की 4 भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक विभागों को हम फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान को जानने का प्रयास करेंगे, जो हर एग्जाम के लिए जितने भी कंपटीशन एग्जाम है राजस्थान के आरएएस, रीट, पटवार, एलडीसी, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये वाला महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। तो गाइस, ये है राजस्थान का भौतिक प्रदेश। राजस्थान का भौगोलिक खाका आप इस प्रकार देख सकते हैं। ये राजस्थान का मैप है, इसमें आप इसका ब्लूप्रिंट देख सकते हो। ये जो पश्चिम वाला एरिया है ये पूरा डेजर्ट वाला एरिया है, ये वाला एरिया अर्धशुष्क वाला एरिया, ये वाला अरावली रेंज है, ये पूरी मैदानी प्रदेश हो गया और ये हाड़ौती क्षेत्र हो गया। इस प्रकार राजस्थान का भौतिक विभाग 4 भागों में बटा हुआ है, जिन्हें हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो यह है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण। जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा है, उन्होंने 1967-68 में राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है इसे सात भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था। लेकिन राजस्थान की स्थलाकृति और संरचना के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को मुख्य रूप से 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। कौन कौन से भौतिक विभाग है जरा देखते हैं। पहला है पश्चिमी रेतीला मैदान। इसका क्षेत्रफल लगभग 61.11% क्षेत्रफल है। दूसरा है अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश। यह 9% क्षेत्रफल पर है, जिस पर 10% जनसंख्या निवास करती है। तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। यह लगभग 23% क्षेत्रफल पर है और इसमें 39% जनसंख्या निवास करती है। चौथा भौतिक प्रदेश है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। यह लगभग 6.89% क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है और यहाँ पर 11% जनसंख्या निवास करती है। 6.89% क्षेत्रफल पर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है। गाइस, थोड़ा सा गलती हो गया था, गलत टाइप हो गया था ये। इस प्रकार राजस्थान का भौतिक प्रदेश को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं, यह है राजस्थान का भौतिक प्रदेश। पश्चिमी रेतीला प्रदेश जो लगभग 61.11% क्षेत्रफल पर विस्तार है इसका। अरावली क्षेत्र का 9% क्षेत्रफल पर विस्तार है। पूर्वी मैदान का 23% क्षेत्रफल पर विस्तार है। लेकिन ये हाड़ौती का थोड़ा गलत टाइप हो रखा है। ये 6.89 कितना 6.89 6.89% क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है। इसमें जो जलवायु है ये शुष्क और अर्धशुष्क प्रकार की है। अरावली क्षेत्र में जो जलवायु है ये उपाद्र है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में जो जलवायु है ये आर्द्र है। और हाड़ौती क्षेत्र में जो जलवायु है अति आर्द्र, अर्थात यहाँ 100 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यहाँ 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यहाँ 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और शुष्क क्षेत्र में 0 से 25 सेंटीमीटर और अर्धशुष्क में 25 से 50 से 40 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है। इसके अलावा जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, इसमें जो मिट्टी है रेतीला या बलुई मिट्टी, अर्थात जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहां पर रेत या मृदा पाई जाती है और ये अनुपजाऊ मृदा होती है। तो रेतीली मृदाओं का विस्तार सबसे अधिक है, क्योंकि वहां पर थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान में सबसे अधिक है। अरावली प्रदेश में पर्वतीय या वनीय मृदा पाई जाती है। पूरी मैदानी प्रदेश में जलोढ़ या दोमट मृदा जो सबसे अधिक उपजाऊ मृदा होती है। हाड़ौती पठार में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा की एक विशेषता यह है कि काली मृदा के जो कण होते हैं वह बहुत अधिक बारीक होते हैं, जिस कारण इस मृदा में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। जो काली मृदा होती है ये कपास, सोयाबीन आदि फसलों के लिए बेहद लाभदायक होती है। इसके अलावा इस पश्चिमी रेतीले मैदान की प्रमुख विशेषता क्या है, यहाँ पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं बड़ी मात्रा में। अरावली प्रदेश में प्राचीनतम और पर्वतों की खनिज की विशेषता की प्रधानता रहती है। इसके अलावा पूर्वी मैदानी प्रदेश जो सर्वाधिक उपजाऊ मैदानी प्रदेश है, यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या भी निवास करती है और सबसे अधिक उपजाऊ मैदानी प्रदेश भी यही है। हाड़ौती पठार में लावा के द्वारा निर्मित पठार, इसका निर्माण लावा के द्वारा निर्मित हुआ, इस कारण इसे लावा निर्मित पठार भी कहते हैं। इस प्रकार हमारा पहला भौतिक प्रदेश हो गया पश्चिमी रेतीला मैदान। यह तेतीस सागर का अवशेष है। इसका विस्तार पश्चिमी पाकिस्तान सीमा से पूर्व में अरावली तक है। यानी जो जो इसका विस्तार है, थार मरुस्थल का विस्तार उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस प्रकार पश्चिम में पाकिस्तान और सीमा से लेकर पूर्व में अरावली तक है। आयाम इसकी कुल लंबाई 640 किलोमीटर है और चौड़ाई 300 किलोमीटर है। थार मरुस्थल या पश्चिमी रेतीली मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है।
विशेषता क्या है यहाँ की, मुख्य रूप से कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 20 से 50 सेंटीमीटर होती है। यह प्रदेश राज्य के 61% क्षेत्रफल पर फैला है और यहाँ राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है, जैसे कि आपको पहले भी बताया जा चुका है। इस प्रकार पश्चिमी रेतीले मैदान को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। वे कौन से दो भाग, वे दो भाग निम्न है। पहला है शुष्क रेतीला मैदान या मरुस्थली है, जहाँ 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और अर्ध शुष्क मैदान या राजस्थान बांगड़, यहाँ 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ए शुष्क रेतीला मैदान मरुस्थलीय क्षेत्र के, इसे भी दो भागों में बांटा गया है। एक है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और एक है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है वो लगभग 58.50% है, जबकि जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वो लगभग 41.50% है। इसके अलावा अर्धशुष्क मैदान, इसका क्षेत्रफल लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ 25 से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच का क्षेत्र पर स्थित है। इसके अलावा मरुस्थलीय के बालू का स्तूप, अर्थात जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है, शुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल के दो भाग है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो उसका जो पहला भाग है बालू मरुस्थल के बालू का स्तूप, किस किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। पहला है अनुदैर्ध्य, यानी जो पवने होती है वो, जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होता है, ये बालू का स्तूप पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं। इन बालू का स्तूप का सर्वाधिक विस्तार दक्षिण फलोदी और रामगढ़ जैसलमेर में है। ये बालू का स्तूप लूणी, जवाई व गंगर बेसिन के पास पाए जाते हैं। सबसे ऊंचे बालू का स्तूप होते हैं। इन बालू का स्तूपों के मध्य के रास्तों को गासी या कारवा कहते हैं, जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होते हैं वो। फिर दूसरा नंबर आता है बरखान बालू का स्तूप या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। जो बरखान है ये एक तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार होता है इस बालू का या बरखान का मतलब। बरखान अर्धचंद्राकार संरचना के बालू का स्तूप होते हैं, अर्धचंद्राकार। इसके अलावा इसकी एक विशेषता है, ये सबसे अधिक गतिशील और विनाशकारी बालू का स्तूप होते हैं। जिस प्रकार कहते हैं मरुस्थल का आगे की ओर बढ़ना मरुस्थल का मार्च कहलाता है। ये मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान देते हैं। वनस्पति विहीन बालू का स्तूप भी इन्हीं को कहते हैं। इसका सर्वाधिक विस्तार शेखावाटी में, भालेरी, चुरू, नीम का थाना, सीकर, देशनोक, बीकानेर में होता है। इन बालू का स्तूपों की सर्वाधिक गति होती है एवं ये सर्वाधिक विनाशकारी बालू का स्तूप भी होते हैं। तीसरा नंबर है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये जो बालू का स्तूप होते हैं ये पवन के मार्ग में अवरोध से पवन की दिशा के समकोण पर या लंबवत बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं। इनका सर्वाधिक विस्तार पुंगल, बीकानेर, रावतसर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू में होता है। इन बालू का स्तूपों का निर्माण लंबे समय तक वायु के एक ही दिशा में चलने के कारण, क्या इन बालू का स्तूप का निर्माण लंबे समय तक वायु के एक ही दिशा में चलने के कारण उनके समकोण पर होता है। ठीक है, जिस प्रकार आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, पोखरण, जैसलमेर, बालोतरा के आसपास पर पथरीला जो मरुस्थल उसको हमादा कहते हैं। पथरीला मरुस्थल को हमादा कहते हैं। इस प्रकार ये तीनों प्रकार के बालू का स्तूप कवर हो चुके हैं और मुझे आशा है आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा। फिर राजस्थान बांगड़ के प्रदेश। राजस्थान बांगड़ या अर्ध शुष्क मैदान को चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से चार भाग है वो देखते हैं। पहला है लूनी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश। इसका विस्तार ये जो इसका विस्तार है मुख्य नदी लूनी और उसकी सहायक नदियों के मार्ग के आसपास है। इस लूनी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश का विस्तार, यह जो विस्तार है यह है अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और जालौर में इसका विस्तार है। इसके अलावा यह लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे जालौर में गोडवाड़ बेसिन या नेहड़ रन भी कहा जाता है। इसके अलावा जो लूनी बेसिन है या गोडवाड़ प्रदेश है, इसकी एक मुख्य विशेषता यह भी है कि मरुस्थल का सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहाँ बालू एवं बालू के स्तूप भी देखे जा सकते हैं। दूसरा भाग है शेखावाटी प्रदेश। आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र, रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। यहाँ के कुओं को स्थानीय भाषा में जोहड़ कहा जाता है।
जो शेखावाटी प्रदेश है इसका विस्तार जैसे कि नाम से पता चल रहा है सीकर चुरु झुंझुनू तो होगा ही, लेकिन डीडवाना कुचामन का उत्तरी भाग में इसमें शामिल है। जो जोहड़ होता है यह जल संरक्षण हेतु, जो जोहड़ होता है यह जल संरक्षण के लिए कच्चे कुएं को जोहड़ कहते हैं। यानी जो जोहड़ होता है ये एक प्रकार का कच्चा कुआं होता है जिसमें जल को संरक्षण करके रखा जाता है बाद के यूज करने के लिए। जो शेखावाटी प्रदेश है यह मध्यम एवं निम्न बालुका स्तूपों से युक्त रेतीला मैदान है जिसे बांगर प्रदेश अंत्य जल प्रवाह क्षेत्र भी कहा जाता है। शेखावाटी प्रदेश में कांतली नदी जो अंत्य प्रवाह की नदी है इसका प्रवाह होता है, इसलिए कांतली नदी के प्रवाह को स्थानीय भाषा में चोरावाटी कहा जाता है, जो अरावली से निकलकर मंडरेला झुंझुनू के निकट विलुप्त हो जाती है। इसके अलावा शेखावाटी प्रदेश की एक मुख्य विशेषता ये भी है कि इस शेखावाटी प्रदेश में कातली, मेघा, रूपनगढ़ आदि नदियां प्रवाह होती है। इस क्षेत्र में कोई मुख्य नदी न होकर छोटी छोटी अंतः प्रवाही धाराएं पाई जाती है। अगला भौतिक प्रदेश हो गया नागौर उच्च भूमि अर्धशुष्क क्षेत्रफल का, यह अर्धशुष्क मैदान का तीसरा भाग है नागौरी उच्च भूमि। इसका मतलब नागौरी से नमक की झीलों के लिए प्रसिद्ध है सामर और डीडवाना। इसके अलावा इस क्षेत्र की एक मुख्य विशेषता ये भी है कि नागौर और डीडवाना कुचामन जिले में स्थित उच्च भूमि क्षेत्र है जो रेतीला है, बंजर है एवं निम्न गर्तों से भरा हुआ है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 300 से लेकर 500 तक स्थित है। इसकी ऊंचाई, यह क्षेत्र बालू का स्तूपों से मुक्त क्षेत्र है। यह राजस्थान की सर्वाधिक खारे पानी की झीलें भी पाई जाती है इस क्षेत्र में। कुवड़ पट्टी या बांका पट्टी आपने ये भी सुना होगा। यहाँ पर इसका मुख्य आशय यह है कि अधिक तापमान के कारण खारा पानी होता है, यह वाष्पीकरण हो जाता है और गड्ढों में नमक और सोडियम का जमाव इकट्ठा हो जाने के कारण फ्लोराइड युक्त जल मिलता है। जो जमीन से लोग जल पीते हैं तो अधिक फ्लोराइड का जल पीने के कारण उनके दांत पीले हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है और व्यक्तियों के कमर के ऊपर कुबड़ निकल आती है, जिस कारण इस जगह को कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी भी कहते हैं। इसका विस्तार जायल नागौर व पुष्कर अजमेर में है। कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी का विस्तार जायल नागौर से और पुष्कर अजमेर में स्थित है। कुबड़ पट्टी के मुख्य रूप से 3 श्रेणियां हैं। कुबड़ पट्टी के मुख्य रूप से कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां। 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? पहली है जायल श्रेणी जो फ्लोराइड युक्त जल के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है मकराना श्रेणी जो सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है गोट मांगलोद श्रेणी जो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी है? गोट मांगलोद श्रेणी जो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। गोट मांगलोद जो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा चौथा है गंगर का मैदान, जिसका मुख्य जिला है गंगानगर और हनुमानगढ़। यह जो प्रदेश है ये गंगा नदी के द्वारा निर्मित हुआ है, जिस कारण इस प्रदेश को गंगर बेसिन नाम दिया गया है। इसका निर्माण गंगा नदी के द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से हुआ है। हनुमानगढ़ में गंगर नदी का जो अफवाह क्षेत्र अर्थात हनुमानगढ़ में जो गंगर नदी बहती है उसके जो बहाव क्षेत्र अफवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है या पाटी भी कहा जाता है। नाली एक भेड़ की नस्ल भी है। काठी बग्गी आपने इस प्रदेश में मुख्य रूप से काठी या बग्गी का नाम सुना होगा। जो गंगर बेसिन में पाए जाने वाली चिकनी और उपजाऊ मिट्टी होती है उसे काठी या बग्गी कहते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु में बाढ़ आने पर सेम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यह संपूर्ण क्षेत्र जो है गाइस एक समतल मैदानी क्षेत्र है तथा सिंचाई सुविधाओं के कारण राज्य का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र भी बन गया है। इस प्रकार गाइस ये हो गया राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अगले भौतिक प्रदेश की ओर चलते हैं। अगला भौतिक प्रदेश है अरावली श्रेणी या पहाड़ी प्रदेश। यह विश्व की प्राचीन वलित पर्वतमालाओं में से एक है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। इसका विस्तार गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से दिल्ली तक कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक लंबाई लगभग 80% अरावली राजस्थान में लगभग 550 किलोमीटर लंबाई राजस्थान में अरावली की। राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर लगभग 80% है। औसत ऊंचाई समुद्र तल से 930 मीटर। इसकी एक अन्य विशेषता यह भी है कि इसे राजस्थान की महान भारतीय जल विभाजक रेखा ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां इस प्रकार इन अफवाह तंत्र को यह अलग करती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के अफवाह तंत्र को यह अलग करती है, इस कारण इसे महान भारतीय जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। इसके अलावा
अरावली के जो उपविभाग है, सब डिवीजन ऑफ अरावली, अध्ययन की सुविधा के लिए अरावली को 3 प्रमुख उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है। पहला है उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश। ये जो उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश है, इसका विस्तार जयपुर, अलवर और दौसा जिले तक विस्तृत है। इसके अलावा औसत ऊंचाई 300 से 670 मीटर। उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां है रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, और जो खो है जो जयपुर में, इसकी औसत ऊंचाई 920 मीटर है। ये खो है, खो खोज नहीं, खो है खो। इसके अलावा दूसरा प्रदेश है अरावली का, दूसरा उपविभाग है मध्य अरावली श्रेणी, सेंट्रल अरावली रेंज। इसका मुख्य क्षेत्र अजमेर जिले में है। औसत ऊंचाई लगभग 700 मीटर है। मध्य अरावली की प्रमुख पर्वत चोटियां है तारागढ़ 873 मीटर, नागपाड़ 795 मीटर। इसके अलावा तीसरा उपविभाग हो गया अरावली का दक्षिण अरावली प्रदेश। इसमें क्या है, ये अरावली का सबसे ऊंचा और चौड़ा भाग है। इसमें 2 भाग शामिल है, मेवाड़ चट्टानी प्रदेश और बोराट पठार आबू पर्वत खंड। इसके अलावा गाइस इसके अलावा आपको बता दें कि राजस्थान में अरावली का विस्तार लगभग राज्य के 13 जिलों में है। यह 13 जिले कौन कौन से आप जानना चाहेंगे? तो 13 जिले निम्न इस प्रकार है। पहला है अलवर, दूसरा है सीकर, तीसरा है झुंझुनू, चौथा है दौसा, पांचवा है जयपुर, छठा है अजमेर, सातवां है राजसमंद, आठवां है उदयपुर, नौवां है सिरोही, 10वां है व्याबर, 11वां है खेड़तल तिजारा, 12 है डीडवाना कुचामन और 13वें जिले का नाम है भीलवाड़ा। इस प्रकार राजस्थान में अरावली का विस्तार लगभग 13 जिलों में है। इसके अलावा दक्षिणी अरावली की, या फिर कह सकते हो कि अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, जिसकी औसत ऊंचाई 1722 मीटर है। इसके अलावा आपको अरावली के संदर्भ में एक नई जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूं, जैसे कि सबसे ऊंचा शहर जो है अरावली प्रदेश में, वो है माउंट आबू। इसकी औसत ऊंचाई है 1200 मीटर। चट्टाने यहाँ पर क्वार्टरजाइट चट्टाने यानी ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट से निर्मित चट्टाने यहाँ पाई जाती है। खनिज, अरावली को खनिजों का अजायब घर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर धात्विक खनिज जैसे लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता की प्रधानता रहती है। अरावली की जो दिशा है, वो दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर और पूर्व की ओर। इस प्रकार अरावली की दिशा पूछ लिएगा अगर गाइस एग्जाम में कि अरावली की दिशा किस प्रकार की है, तो अरावली की दिशा है दक्षिण पश्चिम से लेकर और उत्तर पूर्व की ओर इस अरावली का विस्तार है, या इसकी दिशा है। अरावली में जो मिट्टी पाई जाती है वो पर्वतीय मिट्टी है, ककरीली मृदा पाई जाती है। इस प्रकार आगे चलते हैं। अरावली की जो प्रमुख चोटियां, अर्थात अरावली की सर्वोच्च ऊंची पर्वत चोटियां, सबसे ज्यादा से लेकर और सबसे कम तक। सबसे ज्यादा 1722 मीटर गुरु शिखर, उसके बाद शेर 1597 मीटर, इसके बाद देलवाड़ा 1442 मीटर, उसके बाद अचलगढ़ है 1380 मीटर, इसके बाद कुंभलगढ़ है 1224 मीटर। भोराट का पठार क्या है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित जो पठारी भाग है, इसको भोराट का पठार कहा जाता है। ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 1225 मीटर है। फिर तीसरा पॉइंट आ गया पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्या है पूर्वी मैदानी प्रदेश? इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। यह मैदान अरावली के पूर्व में स्थित है। यह मैदान अरावली के पूर्व में स्थित है। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है? लगभग यह 23% क्षेत्रफल पर विद्यमान है। यहाँ किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ और दोमट मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है, प्रधानता रहती है। नदियां कौन कौन सी बहती है? क्योंकि ये जलोढ़ मिट्टी के द्वारा निर्मित क्षेत्र है और एकमात्र मैदानी क्षेत्र, इस कारण यहाँ पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में भी उत्पादन अधिक होता है, जल की कोई कमी रहती नहीं है, क्योंकि बहुत सारी नदियों का उद्गम एवं बहाव क्षेत्र पूरी मैदानी प्रदेश से होकर गुजरता है। इस कारण नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल, बनास, बाणगंगा और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। यह राजस्थान का सबसे समतल और सर्वाधिक उपजाऊ भूभाग है। इसके अलावा गाइस आपको बता दें, इसका जो निर्माण कार्य है वो प्लीस्टोसिन युग में हुआ था। इसका निर्माण प्लीस्टोसिन युग में इसका निर्माण हुआ था। कौन से युग में? प्लीस्टोसिन युग में इसका निर्माण हुआ था। इसके अलावा जो पूरी मैदानी प्रदेश है, इसका निर्माण नदियों के द्वारा जमा किए गए जितने भी अवसाद जो अपने साथ भाकर लाए जाते हैं, उसके द्वारा निर्मित
जलोढ़ मैदान से इसका निर्माण हुआ है। इसका विस्तार अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती पठार के मध्य है। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसमें लगभग 39% जनसंख्या, कितनी, 39% जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। यह राज्य का सर्वाधिक जनघनत्व घनत्व होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो यानी सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो इसका सही उत्तर होगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसका विस्तार भी लगभग राज्य के 13 जिलों में है। 13 जिले कौन कौन से हैं? पहला है अलवर, दूसरा है भरतपुर, तीसरा है करौली, चौथा है धौलपुर, पांचवा है सवाई माधोपुर, छठा है जयपुर, सातवां है दौसा, आठवां है टोंक, नौवां है चित्तौड़गढ़, 10वां है भीलवाड़ा, 11वां है डूंगरपुर, 12वां है बांसवाड़ा, 13वां है प्रतापगढ़ और अन्य जिले अगर माने तो डीग। इस प्रकार 13 या 14 जिले हैं जिनका विस्तार पूरी मैदानी प्रदेश के अंदर है। इसके अलावा इस क्षेत्र को भी लगभग लगभग 3 भागों में बांटा गया है। कौन से क्षेत्र हैं? पूरी मैदान के बेसिन को लगभग 3 उप प्रदेशों में बांटा गया है। पहला हो गया चंबल बेसिन। चंबल बेसिन इसका जो क्षेत्र है वो है चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर। चंबल बेसिन का विस्तार कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर और एक चित्तौड़गढ़, ये 5 जिले हैं जिनका विस्तार चंबल बेसिन के अंदर है। बीहड़ क्या होता है? बीहड़ और उत्खात स्थलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है चंबल वाला, ये डांग क्षेत्र होता है, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर वाला डांग क्षेत्र। सर्वाधिक जो अवनालिका अपर्दन जो चंबल नदी के द्वारा अपर्दन बनाए जाते हैं वो सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन कोटा जिले में होता है और कोटा चंबल नदी के ऊपर ही बसा हुआ है, इस कारण सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन कोटा जिले का होता है। 1,32,600 हेक्टेयर, कितना, 1,32,600 हेक्टेयर ये अवनालिका अपर्दन होता है। दूसरा है सवाई माधोपुर का, इसका जो अवनालिका अपर्दन का हेक्टेयर है 1,30,000 हेक्टेयर भूमि पर अवनालिका अपर्दन होता है। सर्वाधिक उत्खात अर्थात उत्खात भूमि से आशय यह है कि जो उबड़ खाबड़ भूमि है सर्वाधिक वो इस सवाई माधोपुर करौली वाले जिले और प्रदेशों में मिलती है। तो हम शुरू करते हैं। दूसरा है बनास बेसिन। बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित प्रदेश बनास बेसिन कहलाता है। 2 उपभाग मेवाड़ का मैदान और मालपुरा करौली के मैदान। अब गाइस आपको इसको जानने की उत्सुकता रही होगी कि कौन कौन से मैदान है, तो इसको 3 मैदानों में बांटा गया है। मेवाड़ का मैदान, इसका विस्तार चित्तौड़गढ़, मेवाड़ से पता चल रहा है मेवाड़ क्षेत्र कौन सा है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा जिलों में मेवाड़ का मैदान का विस्तार है। इसके अलावा उत्पादन, जो इस मेवाड़ के मैदान में उत्पादन होता है, इस क्षेत्र में मक्का की फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मक्का की फसल का मेवाड़ के मैदान को बनास का दक्षिणी मैदान कहा जाता है। ये एक चीज ध्यान रखना गाइस, आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है कि मेवाड़ के मैदान को बनास का दक्षिणी मैदान भी कहा जाता है। फिर दूसरा उप बेसिन हो गया मालपुरा करौली का मैदान। क्या है मालपुरा करौली का मैदान? तो इसका विस्तार है, इसे A.M. हेरोन ने तृतीय पेनीप्लेन का नाम दिया है। जो मालपुरा करौली, मालपुरा से टोंक और करौली तो है ही, इसका मतलब A.M. हेरोन ने इसे तृतीय पेनीप्लेन का नाम दिया है। इसका जो क्षेत्र है अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों में है। यह मालपुरा टोंक से करौली के मध्य बना बनास व बाढ़ गंगा से निर्मित मैदान है। बनास के मैदान में भूरी मृदा पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है, आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है क्योंकि गाइस ये ज्यादा लंबी हो जाती इसलिए मैंने इसको इसमें लिखा नहीं, वरना आपको जरूर बताता। माल खेराड़ क्या है? मालपुरा टोंक से खेराड़, जहाजपुर, भीलवाड़ा के मध्य का भाग माल खेराड़ कहलाता है। फिर तीसरा हो गया माही बेसिन, जिसे राजस्थान का, तीसरा पॉइंट क्या हो गया? तीसरा पॉइंट हो गया माही बेसिन, जिसे राजस्थान के दक्षिणी भाग डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ में इस माही बेसिन का विस्तार है। 56 ग्रामों के समूह को कारण यह नाम पड़ा है इसका 56 का मैदान। 56 का मैदान किस कारण पड़ा है इस बेसिन का? 56 गांवों के समूह होने के कारण इसका नाम 56 का मैदान पड़ा है। अगला आ गया टॉपिक दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जैसे कि नाम से पता चल रहा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला एरिया कुल मिलाकर हाड़ौती क्षेत्र है। इसका निर्माण लावा पठार से हुआ, आपको पता है।
6.89% क्षेत्रफल इसका है, और इसमें कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? इसमें लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है। यह जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश वाला एरिया है, यह काली मिट्टी से युक्त एरिया, अर्थात यहाँ पर काली मिट्टी की प्रधानता होती है, जो लावा के द्वारा निर्मित है। प्रमुख नदियां चंबल और उसकी सहायक नदियां पार्वती और काली सिंध। हाड़ौती पठार के भी दो भाग हैं, कौन कौन से हैं? विंध्यन कगार भूमि, इसका विंध्यन कगार भूमि बलुआ पत्थर सैंडस्टोन से निर्मित है। चंबल और बनास नदियों के बीच स्थित क्षेत्र है। औसत ऊंचाई 350 से 550 मीटर है इसकी। दूसरा उपभाग हो गया इसका उपविभाग दक्कन लावा पठार, इसे ऊपरमाल के नाम से भी जाना जाता है। चौड़ी और पथरीली भूमि के कारण फेमस है। यह चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और कोटा तक विस्तृत है। गाइस, ये थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। उम्मीद है आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में जो मैंने आपको जानकारी उपलब्ध करवाई है वो आपके लिए काफी यूजफुल होगी। आपको वीडियो कैसी लगी? आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, और मुझे कमेंट में अपना फीडबैक दिया करो कि मुझे क्या सुधार करना चाहिए, मैं अगला टॉपिक कौन सा आपके सामने पढ़ाने का प्रयास करूँ। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपके भावी भविष्य के लिए शुभकामना देता हूँ। ऑल द बेस्ट, कीप रिवाइजिंग, स्टे फोकस। सफलता की राह पर ज्ञान आपका सबसे बड़ा हमसफर है। ये बात बहुत छोटी है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचोगे तो बहुत बड़ी हुई है। गाइस, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।